like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. Only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed. A life destroyed. हे गाइस, दिस इज पीट टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सीरीज़ शुरू करने वाला हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरी लास्ट सीरीज़ थी एक्स-मैन राइज एंड फॉल ऑफ शियार एम्पायर, और उसके बाद मैंने आपको कहा था कि आप लोग चाहें तो आप प्लैनेट हल्क की सीरीज़ पूरी पढ़ सकते हैं। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोग यहाँ पे आए हैं तो आपने प्लैनेट हल्क की पूरी सीरीज़ पढ़ ली होगी और आपको पता होगा कितने टाइम से हल्क क्यों गायब था मार्वल कॉमिक्स में से। तो अब जब हल्क वापसी आ गया है तो उसकी वापसी एक बहुत बड़ी इवेंट के साथ होती है, और उस इवेंट का नाम होता है वर्ल्ड वॉर हल्क। और इस इवेंट के अंदर हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक हल्क का नया रूप देखने वाले हैं। यानी इतना पावरफुल हल्क हमने इससे पहले कभी नहीं देखा था कॉमिक्स के अंदर। हमें पता था कि हल्क बहुत ज़्यादा ताकतवर है, वो थॉर से ज़्यादा ताकतवर है, वो बहुत सारे बड़े बड़े कैरेक्टर से ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन इतना ताकतवर ये हमने कभी नहीं सोचा था कि वो पूरी मार्वल कॉमिक्स की कम्युनिटी को चुनौती दे देगा। तो इस कॉमिक्स के अंदर हम बेसिकली यही देखेंगे। लेकिन मैं वर्ल्ड वॉर हल्क की सीरीज़ पहले अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ और आप में से बहुत सारे लोग देख चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं। जिस वक्त मैंने वो सीरीज़ बनाई थी उस वक्त मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मैं एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बनाऊंगा कॉमिक्स का। लेकिन अब जब जैसे कि मैं बना रहा हूँ तो मुझे इसके साथ इसकी कुछ इंपॉर्टेंट इशूज़ और कुछ टाई इन जो हैं इसके साथ जोड़नी है। तो अगर आपने वो सीरीज़ देख भी लिया वर्ल्ड वॉर हल्क की तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप मेरी ये वीडियो देखेंगे तो आपको और मज़ा आएगा और आपको पता लगेगा कि उस सीरीज़ के अंदर जब हल्क वहाँ पे ये कर रहा था तो उसके पीछे और दूसरे कैरेक्टर्स है जो इतनी बड़ी कम्युनिटी थी मार्वल की, वो क्या कर रही थी। तो इसी तरह मैं हल्क के बहुत सारे कॉमिक्स अभी शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ, जिसमें सिर्फ हल्क नहीं बल्कि उसके रिलेटेड और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स होंगे। लेकिन आज के लिए जो मैंने सीरीज़ उठाई है वो एक बहुत ही ऑसम सीरीज़ है जिसका नाम है वर्ल्ड वॉर हल्क वर्सेस एक्स-मैन। क्योंकि आपको याद होगा, अगर हमने देखा था कि हम देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर हल्क की स्टोरी में हल्क ने जो है इल्यूमिनाटी के सारे मेंबर्स को कैप्चर कर लिया था, लेकिन उसने चार्ल्स एक्जेवियर को कैप्चर क्यों नहीं किया था, जबकि वो भी एक इल्यूमिनाटी का एक्टिव मेंबर था। और ये बात हम सब जानते हैं। तो हम इस कॉमिक्स में यही सारी चीज़ें देखेंगे कि उसने चार्ल्स एक्जेवियर को क्यों नहीं पकड़ा, और यानी कि एक्स-मैन ने वर्ल्ड वॉर हल्क वाली जो फाइट है उसके अंदर दखल क्यों नहीं दिया, जबकि सारी दुनिया, सारे एवेंजर्स, सारे सुपर हीरोज़, यहाँ तक कि जो सीक्रेट एवेंजर जो छुप छुप के घूम रहे थे, उन्होंने भी इस जंग में लड़ने का फैसला किया था, क्योंकि हल्क को रोकना इम्पॉसिबल सी बात थी। और साथ में उसके वो वॉर वाउंड्स भी आए थे जो कि सकार से उसके साथ आए थे यहाँ पे। लेकिन इन सब के बाद भी हमने देखा था कि एक्स-मैन ने कोई इंटरफेयर नहीं करा था, तो उसकी वजह हम इस कॉमिक्स में जानेंगे। तो बेसिकली गाइस, इस कॉमिक्स के 3 पार्ट हैं, तो मैं इसको हर वीडियो में एक ही इशू कवर करूंगा और इस तरह से हमारे पास इस सीरीज़ के 3 एपिसोड्स आ जाएंगे। सो गाइस, इस ऑसम सीरीज़ को शुरू करने से पहले मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। मैं अपने चैनल पर इस तरह के ऑसम कंटेंट शेयर करता ही रहता हूँ। सो गाइस, चलिए अब इस ऑसम सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं डायरेक्ट टोनी स्टार्क के पास, जो कि आपको पता होगा सिविल वॉर के इवेंट के बाद से अब डायरेक्टर ऑफ शील्ड बन चुका है और सारी चीज़ें वही देखता है। और हम देखते हैं कि कुछ टाइम पहले की बात है जहाँ हम देखते हैं कि वो प्रोफेसर एक्स से मीटिंग करता है, और बेसिकली यहाँ पे प्रोफेसर एक्स उससे ये कह रहे होते हैं कि हेवॉक और पोलैरिस वो दोनों वहीं पर रह गए स्टार जैमर्स की जगह, और वो लोग हमें रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं शियार की पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में। तो यहाँ से आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि ये इवेंट डायरेक्टली जो है राइज एंड फॉल ऑफ शियार एम्पायर के बाद से लिया गया है, और प्रोफेसर एक्स आके जो है वही सारी रिपोर्ट दे रहे हैं जो उनके साथ वहाँ पे हुआ था शियार एम्पायर के अंदर। तो वहाँ पे टोनी स्टार्क बोलता है कि तुम्हारे दोस्त शियार एम्पायर के अंदर हैं, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी हो सकती है। चार्ल्स, क्या तुम हेवॉक और उन लोगों को बोल सकते हो कि वो हल्क के ऊपर नज़र रखें उस स्पेस के अंदर? तो चार्ल्स पूछते हैं कि हल्क के ऊपर वो लोग नज़र क्यों रखेंगे? तो टोनी बोलता है कि हाँ सही बात है, क्योंकि तुमने इस बारे में सुना नहीं है ना, तो मुझे माफ़ कर देना। हल्क जो है एक और रैम्पेज पे निकल गया था, और उसने जिस तरह के हमेशा से हर चीज़ को बर्बाद कर देता था, इस बार उसने लास वेगास को बर्बाद कर दिया था। रीड, दूसरे और मैंने मिलकर ये फैसला करा कि अब हल्क को रखना इस दुनिया में ख़तरे से खाली नहीं है। तो हम लोगों ने वोट लिए, लेकिन सिर्फ नेमोर था जिसने हमें वोट नहीं दिया, और बाकी हम सब ने जो है एक ऐसा शेप बनाया और उसको स्पेस में एक अननोन प्लेनेट की तरफ लॉन्च कर दिया जहाँ पे कोई लाइफ साइन वगैरह नहीं था, ताकि हल्क वहाँ पे रह सके और उसको वहाँ पे कोई तंग ना कर सके। लेकिन कुछ ऐसे रीजंस हुए जिसकी वजह से हल्क उस प्लेनेट पे पहुंचा ही नहीं जो प्लेनेट हमने उसकी शिप में सेट किया था, और हमें नहीं पता कि इस वक्त हल्क ना जाने इस यूनिवर्स के अंदर कौन से प्लेनेट और किस जगह पे है। और तुम्हें तो जैसे पता ही है कि उसके फ़ौरन बाद सिविल वॉर का इवेंट आ गया, और उसके बाद मेरे पास तो वक्त ही नहीं था इन चीज़ों पर नज़र रखने के लिए। तो चार्ल्स बोलते हैं कि हाँ मैं देख सकता हूँ तुम्हारी मुसीबत। तो टोनी स्टार्क पूछता है
कि चार्ल्स, मुझे सिर्फ एक बात परेशान करती है, वो ये है कि जब इस वक्त हमने हल्क को निकालने का फैसला करा उस वक्त तुम गायब थे। मतलब उस वक्त हाउस ऑफ एम का इवेंट हुआ था तो तुम मौजूद नहीं थे। लेकिन मेरे दिल में अभी भी ये सवाल है कि अगर तुम उस वक्त वहाँ पे हमारे साथ होते उस दिन तो तुम किस बारे में वोट करते। और हम देखते हैं कि चार्ल्स एक्जेवियर जो है सोच में पड़ जाते हैं। फिर हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं एक्जेवियर इंस्टीट्यूट और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बेसिकली अभी भी जो है डेसिमेशन के बाद वाले इवेंट कंटिन्यू हुए हैं और अभी भी बेसिकली जो है सेंटिनल्स इनके घर के ऊपर पहरा दे रहे हैं। और आप लोगों को अगर ये बात नहीं पता कि सेंटिनल्स यहाँ पे पहरा क्यों दे रहे हैं तो आप मेरी पुरानी वीडियो जाके देखिए डेसिमेशन के टॉपिक के ऊपर। कुछ भी नहीं, इतने ज़्यादा टाइम के बाद भी कुछ भी नहीं। मुझे वो दिन याद हैं जब तकरीबन हर रोज़ जो है एक नया म्यूटेंट जो है मेरे रेडार के ऊपर पॉप हो रहा होता था और सेलिब्रा मुझे बता रहा होता था। लेकिन ये पॉपुलेशन अब वैसी नहीं रही जैसे एम डे से पहले हुआ करती थी। लेकिन अब ये लोग बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं, बल्कि इतने कम कि अब ये सिर्फ गिनती के ही रह गए हैं। हमें नहीं पता कि स्कारलेट विच ने ऐसा क्या जादू करा जिसकी वजह से उसने सारे म्यूटेंट्स को डीपावर कर दिया और यहाँ तक कि उसने ह्यूमन जीन को भी ऑल्टर कर दिया। और ऐसा लग रहा है कि अब शायद नए म्यूटेंट का पैदा होना नामुमकिन सी बात है। और क्या हम वाकई में इंडेंजर्ड स्पीशीज़ बन चुके हैं अब? नहीं, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। मैं इसको एक्सेप्ट कभी भी नहीं करूँगा। मैं ढूंढता रहूँगा, मैं फोकस करूँगा, मैं किसी ना किसी को ढूंढ के ज़रूर निकालूंगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोफेसर कितना ज़्यादा परेशान है क्योंकि एम डे के बाद से अभी तक एक भी नया म्यूटेंट पॉप नहीं हुआ है और वैसे ही म्यूटेंट की पॉपुलेशन सिर्फ 198 ही रह गई है पूरी दुनिया के अंदर। और हम यहाँ पे देखते हैं कि बेसिकली जो अब जो बचे कुछ न्यू म्यूटेंट्स होते हैं वहाँ पे बीस्ट उनकी ट्रेनिंग वगैरह कर रहा होता है। इसमें जैसे कि मर्कुरी, रॉक स्लाइड, सर्ज वगैरह इस तरह के म्यूटेंट्स होते हैं और यहाँ पे वो उनकी ट्रेनिंग वगैरह दे रहा होता है और वो उन सबको जो है ज़बरदस्त तरीके से ट्रेनिंग करवा रहा है। लेकिन इनकी ट्रेनिंग के बीच में हम देखते हैं कि ज़मीन वहाँ पे एकदम से हिलने लग जाती है और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सेंटिनल्स जो है वो यहाँ से उड़ के जा रहे होते हैं। और वहीं पे वो बच्चे बोलते हैं कि मुझे लगा था कि सेंटिनल्स की जॉब यही है कि वो हम पे नज़र रखें। पीस बोलता है कि हाँ, इनकी जॉब तो यही है और ये लोग ऑफिस ऑफ नेशनल इमरजेंसी के लिए काम करते हैं, तो हो सकता है उन्होंने इनको बुलाया हो। अब हमें लगता है कि एक ब्रेक ले लेना चाहिए और टीवी खोल के देख लेना चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। और हम देखते हैं जब बीस्ट वगैरह टीवी खोल के देखते हैं तो उनको हल्का वही मैसेज मिलता है जो कि हमने वर्ल्ड वॉर हल्क की सीरीज़ में देखा था कि अब तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे रह गए हैं, अपने सो कॉल्ड हीरोज़ को मेरे हवाले कर दो, मिस्टर फैंटास्टिक, आयरन मैन और डॉक्टर स्ट्रेंज। और अगर तुम लोगों ने नहीं करा तो मैं इस पूरे प्लेनेट को तबाह कर दूंगा और मैं ये करूंगा। यानी कि वो ब्लैक बोर्ड की हालत दिखाते हुए बता रहा होता है सब कुछ। तो वहीं पे बीस्ट वगैरह एकदम हैरत में रह जाते हैं कि ओ माय गॉड, ये कैसे हो सकता है। तो वहीं पे जो एक्समैन होते हैं वो बोलते हैं कि हमें वहाँ पे बाहर जाना होगा, हमें उसको मार गिराना होगा। तो वहीं पे सर्ज बोलती है कि हम इसी बारे में प्रैक्टिस कर रहे थे हीलियन, कि अगर हम इस तरह की फाइट में कभी फंस जाए तो उसमें कितने ज़्यादा लोग मर सकते हैं। तो वो दूसरी लड़की बोलती है कि सर्ज बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन हमें कम से कम लोगों को यहाँ से बाहर निकालने में तो उनकी मदद करनी चाहिए ना। तो बीस्ट बोलता है कि तुम बच्चे कहीं नहीं जाने वाले हो, मैंने दूसरी टीम को अलर्ट कर दिया है, वो फील्ड में ही है और वो फ़ौरन से यहाँ पे पहुँच जाएगी और इस मामले को हैंडल कर लेगी। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत ज़ोरदार शॉक वेव महसूस होती है उन लोगों को और वो सब हिल के रह जाते हैं। तो बीस्ट बोलता है कि सब पीछे हट जाओ, मुझे देखने दो यहाँ पे क्या है। तो सर्च पूछती है क्या ये दोबारा से सेंटिनल्स हैं, लेकिन बीस्ट बाहर देखता है और बोलता है कि ओ नो, क्योंकि हम बाहर देखते हैं कि वहाँ पे हल्क आके खड़ा हुआ होता है और बोलता है कि एक्जेवियर, मुझे एक्जेवियर चाहिए अभी के अभी। और हम देखते हैं वहीं पे बाकी के बच्चे कुछ जो एक्समैन होते हैं वो भी बाहर आ जाते हैं परेशान हो गए और बोलते हैं कि मिस्टर मैकॉय आप देख सकते हैं बाहर क्या है। तो वो बीस्ट बोलता है कि हाँ एलेक्सियर, मैंने देख लिया और मैंने एक और मेडे कॉल भेज दी दूसरे बचे हुए एक्समैन के पास भी। प्रोडोजी, तुम लोग जो हो यहाँ से स्टूडेंट्स को निकालने की कोशिश करो, सब बेसमेंट में एक जगह है, वहाँ पे एक टनल होगी, उसके ज़रिए सारे स्टूडेंट्स को यहाँ से निकालो, ये काम तुम लोगों का है। और प्रोफेसर को बोल दो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे स्टूडेंट्स की सेफ्टी जो है हमारे लिए नंबर 1 प्रायोरिटी है। क्या तुम लोग समझ रहे हो मेरी बात को? तो प्रोडोजी बोलता है कि हाँ बिल्कुल सर, मैं आपकी बात समझ गया। बीस्ट बोलता है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें सबको यहाँ से निकालना होगा और प्रोफेसर को अलर्ट करना होगा। और वहीं पर हम देखते हैं कि रॉक स्लाइड जो होता है वो फॉरन एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है कि येस, अब मुझे मौका मिलेगा हल्क से लड़ने के लिए। इतने दिन से मैं सिर्फ छोटी मोटी ट्रेनिंग कर रहा था, अब आइए मेरे मतलब की चीज़, अब मैं लड़ूंगा हल्क से, ये बहुत औसम है। तो वहीं पे बीस्ट बोलता है कि सेंटो ज़रा मेरी बात ज़रा कान खोल के सुनो, ये कोई औसम नहीं है, ये कोई गेम नहीं है। मैं हल्क से पहले कहीं बार लड़ चुका हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा खतरनाक हल्क को मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये कोई तमाशा नहीं है, ये हल्क जो है बिल्कुल पागल हुआ है, इसके सामने हम लोग नहीं टिक पाएंगे। ये हल्क वो हल्क है जिसके दिमाग में इतना गुस्सा भरा है कि ये अपने रास्ते में आई हुई हर चीज़ को तबाह कर सकता है, और मेरा मतलब है हर चीज़ को। और वहीं पर हम देखते हैं कि हल्क जो है ब्लैक बोल्ट की बॉडी उठाया हुआ होता है। इससे नहीं हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हल्क इस वक्त कितना ज़्यादा गुस्से में है कि उसने ब्लैक बोल्ट की ये हालत कर दी। ये बिल्डिंग जो है इस वक्त ऐसी बिल्डिंग है जिसके अंदर इस पूरी दुनिया के 1/4 म्यूटेंट्स बचे हुए हैं। मेरा मतलब समझ रहे हो ना, कि पूरी दुनिया के। और मैं नहीं चाहता कि तुम लोग हल्क से लड़ने चले जाओ मज़े के लिए और वो तुम्हें ऐसे ही कुचल दे, क्योंकि पहले हम लोग बहुत कम बचे हैं और मैं एक को भी यहाँ पे नहीं खो सकता हूँ। हमारा काम सिर्फ आसान होता है कि हम विलन को जस्टिस तक पहुँचाते हैं, इस तरह के कामों में हम दखल नहीं देंगे। वहीं पर हम देखते हैं कि बाहर बहुत ज़ोर ज़ोर से शॉक वेव्स पैदा हो रही होती हैं, क्योंकि हल्क जो है मचल रहा होता है और मुस्तकिल इधर से उधर घूम रहा होता है। तो बीस्ट बोलता है कि अब तुम लोग अपने अपने काम पे लग जाओ, जो मैंने तुम्हें बोला है, और मैं बात करने की कोशिश करूँगा हल्क से, लेकिन
हल्क जो है कभी भी बात करने के मूड में होता ही नहीं है। सो हमें जो है एक प्लान की ज़रूरत पड़ सकती है। मैं तुम लोगों से ये बात कभी नहीं बोलता, ना तुम लोगों को उसके लिए मनाता, लेकिन जैसा कि तुम देख सकते हो कि बाकी के इंस्ट्रक्टर जो हैं यहाँ पे अभी मौजूद नहीं है और यहाँ पे कोई भी नहीं है हमारी प्रोटेक्शन के लिए। तो वहीं पे एक्समैन बोलती है कि डॉक्टर मकॉय, हम आपकी बात समझ गए हैं, आपको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसमें आपके साथ हैं। बीस बोलता है कि तुम लोग जो हो मिलकर एक बहुत ज़बरदस्त एक्समैन की टीम बनाने वाले हो फ्यूचर में। और इस तरह हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सारे स्टूडेंट जो बच्चे कुछ होते हैं उनको प्रोफेसर एक्स वगैरह मिलकर जो है वहाँ से निकाल रहे होते हैं एक टनल के ज़रिए। और वहीं पे देखते हैं कि हल्क जो है मेन दरवाजे पर आता है और बीच दरवाज़ा खुलता है और बोलता है कि हाय हल्क ब्रो, कैसे हो तुम। तो वो हल्क बोलता है कि एक्सीवियर को यहाँ पे लेकर आओ। तो बीच बोलता है कि तुम्हें पता है कि हल्क मैं ये नहीं कर सकता हूँ। तो हल्क बोलता है तो फिर मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं उसको खुद ही तलाश कर लूँगा। तो बीच बोलता है कि मैं ये भी नहीं कर सकता हूँ हल्क। और यही बोलने के साथ ही हल्क एक हाथ मारता है बीस्ट को और बीस्ट बहुत दूर जाके गिरता है। और हल्क बोलता है कि मैं तुमसे इजाज़त नहीं ले रहा था, मैं तुम्हें बता रहा था। और इस तरह हम देखते हैं कि सारे एक्समैन जो हैं रॉक स्लाइड, सर्ज वगैरह, हीलियन, वो सब इस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और इस तरह हम देखते हैं कि वो सारे एक्समैन जो हैं इसको धकेलते हुए किसी ना किसी तरीके से घर से बाहर ले आते हैं। और सर्ज बोलती है कि इसको मारते रहो, इसको उठने नहीं देना, एक के बाद एक हमला करते रहो। तो हल्क बोलता है कि मकॉय, तुम्हारे पास अब सिर्फ 2 सेकंड बचे हैं, इन बच्चों को फ़ौरन से अपने पास बुला लो, वरना इसके बाद जो होगा वो मेरे ऊपर नहीं होगा। और वहीं पे जो है बीस्ट एक ट्रिक इस्तेमाल करता है, क्योंकि एक म्यूटेंट होता है एलेक्सियर और इसकी पावर्स बेसिकली हील करने की होती है और ये बहुत ज़्यादा ओवरडोज भी कर सकता है। तो एक्सिलियर बोलता है कि मेरा डेड टच जो इसके ऊपर काम नहीं करने वाला। तो बीस्ट बोलता है कि हाँ, ये हल्क को मारेगा तो नहीं, लेकिन उसको ओवरडोज ज़रूर कर देगा और इस तरह जो है उसका हीलिंग फैक्टर जो है ओवरलोड हो जाएगा और इस तरह वो हील नहीं कर पाएगा जल्दी जल्दी, और हम इस बात का फ़ायदा उठा सकते हैं। और एलेक्सियर बोलता है कि अगर क्या हुआ आप गलत हो और मैंने वाकई में हल्क को मार दिया। तो बीस्ट बोलता है कि बेटा, अगर ये बात सच हो गई ना, फिर तो मैं तुम्हें एक बहुत ज़बरदस्त मेडल देने वाला हूँ। और हल्क दूसरी तरफ बोलता है कि टाइम अप, और बहुत ज़ोर से ज़मीन पर मारता है और सारे एक्समैन जो है पीछे गिर के जाते हैं और वो एक एक करके सारे एक्समैन को पकड़ रहा होता है। लेकिन हम तभी देखते हैं कि बीस्ट मौके का फ़ायदा उठाता है और एलेक्सियर को उसके करीब ले जाता है और एलेक्सियर जो होता है उसके सीने के ऊपर एक हाथ लगाता है। ये बेसिकली उसकी एक वन ऑफ द पावर है जिसके ज़रिए वो ओवरडोज कर देता है और इससे अक्सर लोग मर भी जाते हैं। तो वहीं पे देखते हैं कि हल्क के सीने पे जब वो लगाता है तो हल्क का सीना बहुत ज़ोर से जल रहा होता है। तो हल्क बोलता है कि हल्क, मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार सोच लेना चाहिए अपना फैसला दोबारा से, क्या तुम समझ रहे हो ना हमने तुम्हारे साथ अभी क्या किया है। तो हल्क बोलता है कि हाँ, तुम लोगों ने मुझे और गुस्सा दिला दिया है। तो वहीं पे बीस्ट बोलता है कि अटैक फॉर्मेशन सिग्मा, और इस तरह हम देखते हैं सारे एक्समैन वहाँ पे पोजीशंस लेते हैं और हल्क एक बहुत बड़ा सा रॉक उठाता है और वो उनकी तरफ फेंक रहा होता है और बोलता है कि स्टूपिड म्यूटेंट्स, तुम्हें क्या लगता है कि तुमसे लड़ने के लिए मुझे हीलिंग फैक्टर चाहिए? मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम लोगों को ऐसे ही मार गिराऊंगा। और हम देखते हैं कि वो बहुत ज़ोर से बड़ी बड़ी रॉक्स उठा के वहाँ फेंक रहा होता है और हम देखते हैं कि वो हीलियन की तरफ इशारा करता है और बोलता है कि तुम टेलीकिनेटिक हो ना, अब इससे फोकस करके दिखाओ। और हम देखते हैं कि उसकी तरफ वो बहुत ज़बरदस्त जो है थंडर क्लैप मारता है जिसके साउंड की वजह से हीलियन के सर फटने लग जाता है। और वहीं पे हम देखते हैं कि कॉल लेडी आती है, वो अपनी पावर इस्तेमाल करती है सैंड की और वो हल्क को पूरी तरह से घेर रही होती है और बोलती है कि मॉन्स्टर यहाँ से दूर हो जाओ। तो हल्क बोलता है कि मुझे इस बात से हैरत नहीं हो रही कि एक्सीवियर इन बच्चों के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हल्क भी बहुत बड़ा फ़ायदा उठाता है और ज़मीन में से एक पाइपलाइन निकालता है पानी की और वो उस म्यूटेंट के ऊपर डाल देता है, क्योंकि वो म्यूटेंट वैसी मट्टी की बनी होती है। और हम यहाँ पे बेसिकली देख सकते हैं कि हल्क इतने ज़्यादा गुस्से में भी कितने ज़बरदस्त तरीके से अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहा है, कितनी ज़बरदस्त स्ट्रेटजीज इस्तेमाल कर रहा है। और वहीं पे बीच आता है हल्क के ऊपर एक अटैक करता है और बोलता है कि डैम बैनर, डैम, ये बच्चे हैं सिर्फ, तुम इनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो हल्क अपना मुंह साफ करते हुए बोलता है कि बच्चों के बारे में तो मुझसे बात ही मत करना तुम लोग। वहीं पर रॉक स्लाइड आता है हल्क से लड़ते हुए बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा कि मैं बचपन में तुम बनने की कोशिश करता था, मतलब मैं हल्क बनने की कोशिश करता था जब हम सुपर हीरो बैटल्स करते थे। और वहीं पर हम देखते हैं कि हल्क जो है उसके दोनों हाथ पकड़ता है और बोलता है कि तुम अपनी बॉडी की पीस तो इस तरह से कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर मैं उनको अलग करके इधर उधर फेंक दूँ, क्या तुम तब भी उनको कंट्रोल कर पाओगे? और हम देखते हैं कि हल्क इस तरह से जो है रॉक स्लाइड के दोनों हाथ पकड़ के तोड़ देता है और रॉक स्लाइड बोलता है कि ड्यूड, ये बहुत हार्श था। हल्क बोलता है अब आओ मेरी तरफ, कौन है जिसको पिटाई खाने का शौक चढ़ा हुआ है? वहीं पे सर्ज बोलती है कि होली, आखिरकार ये चीज़ क्या है? तो वहीं पे लॉरा अपने क्लॉज निकालते हुए बोलती है कि ये सिर्फ एक टारगेट है। और लॉरा सीधा हल्क की तरफ बढ़ती है तो हल्क उसके दोनों हाथ पकड़ते हुए बोलता है कि तुम कौन हो आखिरकार, अब वुल्वरीन की साइड किक? तो लॉरा बोलती है कि नहीं, मैं वो नहीं हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि लॉरा अपने पैर से एक और क्लॉज निकालती है और वो सीधा हल्क के मुंह पे मारती है और इसके ज़रिए जो है हल्क बैठ जाता है, क्योंकि उसकी आंखों से खून निकलना शुरू हो जाता है। वहीं पे बीच बोलता है कि ये बहुत बढ़िया काम किया तुमने लॉरा, अब इसको मार गिराओ, इसको उठने नहीं देना। इस तरह हम देखते हैं कि सर्ज वगैरह जो हैं सब उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, सब उसके ऊपर मिलके एक के बाद एक हमला कर रहे होते हैं, बीस्ट, सर्ज, लॉरा वगैरह हर कोई। लेकिन हम वहीं पे देखते हैं कि हल्क दोबारा से होश में आता है और वो सबको एक एक पंच मार के दूर कर देता है और लॉरा को अपने हाथों में उठा लेता है और दोनों हाथ से पकड़ लेता है। तो हल्क बोलता है कि नाइस ट्राई, लेकिन मेरी आंखें वापसी ग्रीव कर चुकी हैं।
जो कुछ भी उस गोल्ड किड ने मेरे साथ करा था, अब उसका मैजिक मेरे ऊपर से ख़त्म हो चुका है। अब मैं दोबारा से हील कर सकता हूँ और इस तरह वो दोबारा मुझ पर ये काम नहीं कर पाएगा, इस बात की मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ। और वहीं पे हम देखते हैं कि वो लॉरा को जोर से दीवार पे फेंकता है और बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम हील भी वुल्वरीन की तरह करती हो। तो वहीं पे बीस्ट के पास आते हुए हल्क बोलता है कि ये इस तरह से होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ एक्सेवियर चाहिए। और हम देखते हैं हल्क अपने रास्ते में आए हुए हर बच्चों को बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है। तो वहीं पे बीस्ट बोलता है कि जॉश तुम दोबारा से वही कर सकते हो। तो एलेक्सियर बोलता है कि नहीं, मैं इतनी जल्दी नहीं कर सकता हूँ, मेरी पावर को चार्ज होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो बीस्ट बोलता है फिर तो तुम यहाँ से भागो बच्चे, अपनी जान बचाओ और भागो। और हम वही देखते हैं कि जब वो जो है बीस्ट और एलेक्सियर के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा होता है और पीछे से हम देखते हैं उसको कोई चीज़ जोर से मारती है और हल्क जोर से चिल्लाता है और पीछे से आवाज़ आती है कि तुम बच्चों को पीटने में बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव हो बब, लेकिन अब ये है ग्रोन अप टाइम्स। और हम पीछे से देखते हैं कि वुल्वरीन आ जाता है और उन्हें क्लॉस से हल्क के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। और सिर्फ वहाँ पे वुल्वरीन नहीं, बल्कि हम देखते हैं एक्समैन की मेन टीम वो भी एक मिशन पे से वापसी आ जाती है। और वहाँ पे एमा फ्रॉस्ट, क्लॉसस, साइक्लॉप और बाकी के सारे एक्समैन जो है वो भी यहाँ पे पहुँच चुके होते हैं। वहीं पर हल्क उठते हुए बोलता है कि ये है वो फाइट जिसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, आ जाओ फिर, इंतजार किस बात का है। लेकिन हम वहीं पे देखते हैं पीछे से आवाज़ आती है कि नहीं हल्क, नहीं हल्क, तुमने कहा था कि तुम यहाँ पे सिर्फ मेरे लिए आए हो। जैसा कि अब मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को सेफ्टी तक पहुँचा चुका हूँ, तो अब मैं तुमसे बात करने के लिए तैयार हूँ। और हल्क बोलता है कि एक्सेवियर तुम दोबारा से चल फिर रहे हो, लगता है मुझे इसका इलाज फिर से करना होगा। तो चार्ल्स एक्सेवियर बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल हल्क, तुम ठीक कह रहे हो, तुम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो फिजिकली, लेकिन मेरी पावर किसी और एरिया में लाई करती हैं। और हम देखते हैं यहाँ पे जो है प्रोफेसर वो हल्क के दिमाग में घुसते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उसके साथ सब कुछ हुआ क्या था। और बेसिकली वो वर्ल्ड वार हल्क की जो पूरी स्टोरी है वो एक ही झटके में देख लेते हैं और उनको पता चल जाता है कि हल्क के साथ क्या क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। तो वहीं पे जो है प्रोफेसर ने बेसिकली ये सारी मेमोरीज जो हैं सारे के सारे एक्समैन को दिखा दी थी अपने दिमाग के जरिए। तो वहीं पे बीस्ट उठते हुए बोलता है कि हल्क मुझे माफ़ कर देना, मुझे कोई आइडिया नहीं था तुम्हारे साथ ये सब हुआ है। तो हल्क बोलता है कि इसका मतलब प्रोफेसर ने तुम सबको ये दिखा दिया है, अब तुम देख सकते हो ना कि प्रोफेसर और उसके दोस्तों ने मेरे साथ क्या क्या किया है। तो प्रोफेसर बोलते हैं कि हल्क, ब्रूस मेरी बात सुनो, रीड और उन लोगों ने तुम्हें ज़रूर एक स्पेसशिप के अंदर डाल के यहाँ से दूर निकाला होगा, लेकिन वो बॉम्ब जिससे तुम्हारा घर, तुम्हारी सिटी डिस्ट्रॉय हो गई, वो लोग ये नहीं कर सकते हैं। मैं ये बात मान ही नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं ये कह भी नहीं सकता हूँ क्योंकि उस वक्त मैं वहाँ पे नहीं था जब वो लोग ये प्लानिंग वगैरह कर रहे थे। हल्क बोलता है कि हाँ ये बात मैं जानता हूँ, क्योंकि जब मैं ब्लैक बोल्ट को मार मार के उसका बुर्ता निकाल रहा था तो उसके मुंह से ये राज निकल गया और उसने बताया कि तुम भी उस वक्त वहाँ पे होने वाले थे, लेकिन किसी वजह से तुम उस दिन वहाँ पे नहीं थे, क्योंकि तुम भी उन्हीं लोगों का हिस्सा थे जो अपने आप को इतना स्मार्ट समझते थे कि वो अपने आप को खुदा मानने लग गए थे और वो हर फैसले खुद से लेने लग गए थे। और तुम लोग डिसाइड कर सको कि मेरे साथ क्या किया जाए, मतलब मेरे साथ क्या मैं कोई कुत्ता था। तो मैं तुमसे सिर्फ एक ही सवाल करूँगा एक्सेवियर, और अगर तुम उस दिन वहाँ पे होते उन लोगों के साथ जब मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करने की प्लानिंग की जा रही थी, तो ये बताओ कि तुम उस दिन क्या वोट करते। टू बी कंटिन्यूड।